नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों चलिए हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूं कि मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं एक आपको सूचना देने वाला हूं। वो सूचना आप लोगों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो वो सूचना आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों मैं जो भी तैयारी कराऊँगा आपको ज़बरदस्त तरीके से कराऊँगा। तो इसके पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और मैं आपसे फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो सूचना को आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो वो सूचना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग को बताना है दोस्तों कि जो तीनों सेना है, जैसे थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो कौन, यानी कि सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो कौन है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री होता है कि भारत के सीडीएस होता है कि भारत के गृह मंत्री होता है कि भारत के राष्ट्रपति होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो सही आंसर हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति दिया हुआ है, ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के सीडीएस आप लोग जानते हैं कि सीडीएस अभी पिछले वर्ष में ये सीडीएस का पोस्ट जो है वो क्रिएट किया गया था। तो अभी वर्तमान में भी पूछ सकता है कि भारत के भी वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है दोस्तों, उनको भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होगा, हाँ कौन होता है वो बताना है आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य का प्रधान कौन होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, तो और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी देख लेना है आप लोगों को। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है कि सरकार का प्रधान कौन होता है, ये भी बताना है आपको कि सरकार का प्रधान कौन होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रपति के लिए उम्र सीमा क्या है। हाँ, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद संविधान के किस भाग में है ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कौन सा क्रम है, इनका जो क्रम है वो बताना है आपको। ठीक है, राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है ये भी बताना है आपको। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, वो चीज़ भी एग्जाम में पूछता है, तो वो भी देख लीजिएगा यहाँ पे। और क्षमा दान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को है, वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्षमा करता है किसी को। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इन सारे सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। देखिए पहला जो है कि देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। देखिए पहला क्वेश्चन यही था कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन हो जाएगा दोस्तों, वो राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रधान, राज्य मतलब देखिए केंद्र सरकार हो गया। यहाँ पे जो संविधान में लिखा गया है वो भारत सरकार नहीं लिखा गया है, वहाँ राज्य शब्द लिखा हुआ है। तो राज्य का मतलब आप लोग स्टेट मत समझ लीजिए कि 28 गो स्टेट है, तो वो नहीं समझिए। यहाँ पे राज्य का मतलब देश है। तो राज्य का प्रधान कौन होता है दोस्तों, तो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और प्रथम नागरिक भी वही होता है। सरकार का प्रधान कौन होता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया कि सरकार का प्रधान कौन होता है, तो सरकार का प्रधान कौन हो जाएगा दोस्तों, ये प्रधानमंत्री होता है, न कि राष्ट्रपति। यही सब क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसको सही से आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को फंसा सकता है। कितना आदमी सोच सकता है कि 65 साल होगा या 62 साल होगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए जो अधिकतम सीमा है वो उम्र की, वो कोई निश्चित नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, तो ठीक है, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो उसके हिसाब से लगाइएगा, क्योंकि 65 और 62 नहीं मार के आ जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम पूछेगा कि राष्ट्रपति के लिए मिनिमम उम्र सीमा कितनी होती है, तो वो 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष इसके लिए भी है और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति देखिए पिछले बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में है। यहाँ पे अनुच्छेद न पूछ करके भाग पूछ दिया था, तो ये भाग 5 हो जाएगा दोस्तों। भाग 5 में केंद्र सरकार भाग 5 में केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है। तो केंद्र सरकार में पहला तो यही आ जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भाग 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और अनुच्छेद अगर पूछ देगा तो अनुच्छेद 52 हो जाएगा।
अगर अनुच्छेद पूछा तो अनुच्छेद 52। और अभी वर्तमान में पूछ देगा कि राष्ट्रपति का नाम तो नहीं पूछेगा, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन अगर इनका पूछ देगा कि क्रम कौन सा है तो ये 15वां क्रम के हैं, 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। क्षमादान पूछता है कि क्षमादान, और एक है महाभियोग। तो महाभियोग देखिए 61 में है, और क्षमादान जो है वो 71 में है। संविधान के 71 अनुच्छेद 71 में क्षमादान के लिए राष्ट्रपति का है। तो ये सारे क्वेश्चन ही पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, घुमा फिरा कर इसी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो इतना सारा आप पढ़ लेंगे राष्ट्रपति के बारे में तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन पूछने का अभी सिलसिला बदला हुआ है दोस्तों। देखिए अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में पूछ देता है कि मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के लिए हमेशा पद जो है वो हमेशा मतलब टक्कर में रहता है। तो इसमें पूछ सकता है कि मतलब प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, या राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। हाँ, प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास है, हाँ राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है, वो सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जो है उसको अगर हटाना होगा तो उसके लिए संसद में महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों। उसके लिए संविधान में एक टर्म है महाभियोग, हाँ, जो अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। वो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, दोनों सदन, या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है। और अगर प्रधानमंत्री जी को हटाना होगा तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री के पास में बहुमत नहीं है लोकसभा में तो उसको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक के रख सकती है। देखिए धन विधेयक का और साधारण विधेयक, ये दोनों दो तरह के विधेयक हैं। तो अगर यहाँ पे कौन सा विधेयक पूछ रहा है तो यहाँ पे धन विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है कि धन विधेयक को कितने दिन तक रोक के रख सकती है राज्यसभा। ठीक है। तो राज्यसभा अगर देगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मात्र 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक के रख सकती है। अगर 14 दिन से ज़्यादा अगर वो रोक के रखेगी तो स्वतः पारित हो जाता है वो। ठीक है। उसको ज़्यादा दिन तक रोक के नहीं रख सकता है राज्यसभा। ठीक है। उनको 14 दिन। लेकिन अगर पूछ देगा कि साधारण विधेयक को लोग राज्यसभा कितने दिनों तक रोक के रख सकता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है एग्जाम में। तो और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। राज्यसभा में साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक के रख सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है, ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है। कौन विघटित कर सकता है राज्यसभा को। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, उम्र सीमा पूछ रहा है। ये बार बार देखिए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछता है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हाँ, देखिए अखिल भारतीय सेवाओं, यहाँ अखिल भारतीय सेवा है, इसके बारे में आप लोगों को जानना कि ये होता क्या है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसके पास है, ये भी आप लोगों को जानना है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यहाँ पे अनुच्छेद बताना है आपको। ठीक है। हाँ, राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में पूछा है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है वो चीज़ बताना है। तो इस वीडियो में हम लोग इस सारे सवालों का आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए राज्यसभा अगर धन विधेयक होगा तो उसको तो मात्र 14 दिन रोक के रख सकती है। लेकिन अगर साधारण विधेयक होगा तो साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है वो 6 महीने तक रोक के रख सकती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। 14 दिन वाला सब कोई जानता है, लेकिन इस चीज़ को नहीं जानता है सारे लोग। ठीक है, और यहीं पे लड़के फंसते हैं। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद देखिए 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अगर लोकसभा पूछेगा तो लोकसभा का वर्णन 81 में है, राज्यसभा 81 और लोकसभा जो है 81, यानी राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में और लोकसभा जो है वो 81 में। और संसद का अगर जिक्र पूछेगा तो संसद है 79 में। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए।
हाँ, यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन वहाँ पे पूछा था कि राज्यसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यसभा को किसी के पास ये अधिकार नहीं है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है दोस्तों। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाँ, लेकिन ये 2 साल पर, प्रत्येक 2 साल पर उसके कुछ सदस्यों का चुनाव, 1/3 सदस्यों का चुनाव होते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन फंसा सकता है आपको एग्जाम में। उसमें ऑप्शन दे देगा, राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, उसमें से आप किसी एक ऑप्शन में लगा के आ जाएंगे। तो ये सही बात नहीं है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्र सीमा कितनी है। तो 30 वर्ष। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की उम्र सीमा कितनी है, 35 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष या संसद होने के लिए 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाएं आप लोग जानते हैं, जो बीपीएससी है, यूपीएससी है, या यूपीपीसीएस है, या राजस्थान का है, या मध्य प्रदेश है, किसी भी स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम होता है उसको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार जानते हैं किसके पास है, वो राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, इसमें राज्यसभा का बहुमत जरूरी है, राज्यसभा से पास होना जरूरी है हर चीज़ को। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए 312 में, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर पूछ देगा कि यूपीएससी का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो यूपीएससी का वर्णन जो है वो 315 में, अनुच्छेद 315 में किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, 312 में है अखिल भारतीय सेवा और 315 में है यूपीएससी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आप लोग को। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ये तो आप लोग जानते हैं कि 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जज का संख्या ये पूछता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है अभी वो बताना है। देखिए 30 जज हैं कि 32 जज हैं कि 35 जज हैं कि 34 जज हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो जजों की कुल संख्या है वो 34 है। मतलब कि यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको लेकर के टोटल 33 हैं। ठीक है दोस्तों, 33 जज हैं और प्लस में एक जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया ये 34। इसका आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से और क्या क्या सवाल बनता है तो इन सवालों को भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ये पहला सवाल ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसका आप लोग जवाब अगर आता है तो आप जवाब कमेंट में दीजिए। हाँ, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद में रखा गया है ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में वर्णन है ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया है ये भी बताना है आपको। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये बता दीजिए आप। देखिए जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे एक टर्म है जुडिशियल रिव्यू, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को क्योंकि ये टॉपिक अभी चर्चा में है। हाँ, का अधिकार किसको प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है ये भी बता दीजिए आप कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। हाँ, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है ये बता दीजिए। मुख्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है ये बता दीजिए। तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए पहला तो चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए आप लोग जानते हो कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। उसी जो एक्ट आया था उसमें लिखा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट 1974 में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया दोस्तों, तो ये कोलकाता में बनाया गया। देखिए यहाँ पे कोलकाता है, ये कोलकाता में बनाया गया इसके। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये दोनों में से नहीं पूछ करके पूछ देता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो है 74 में उस समय सुप्रीम कोर्ट का हुआ था। लेकिन अगर पूछ देगा कि आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया,
हाँ, तो देखिए हमारा जो देश था वो 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ, उसी में ज़िक्र किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक होगा हमारे देश के लिए। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है वो 2 दिन बाद किया गया था। कब? 28 जनवरी 1950 को। और ये जानते हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था, ये जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में नहीं करके यहाँ पे कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस बिल्डिंग में किया गया था। चेंबर ऑफ प्रिंसेस बिल्डिंग में ये किया गया था सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी आप लोगों ने जान लिया। हाँ, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद कौन सा में रखा गया है? 124 में। हाँ, लेकिन अगर हाई कोर्ट पूछ देगा तो हाई कोर्ट इसी 124 को बदल दीजिए। हाँ, 214 कर दीजिए। हाँ, तो 214 में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है और 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को ध्यान हो गया। आज़ादी के बाद 1950 में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर आज़ादी के बाद पूछेगा तो वो हो जाएंगे हीरालाल जे कानिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, हीरालाल जे कानिया ये आज़ादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, चलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसको प्राप्त है, तो वो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ये जुडिशियल रिव्यू जानते हैं क्या होता है दोस्तों? जैसे देखिए, अभी थोड़ा सा आप लोग इस ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन और डाउट आपको क्लियर होगा। देखिए, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये सब कोई जानता है। हम लोग का जो देश है भारत, वो संसदीय प्रमुख है, मतलब संसद की बहुलता है यहाँ पे। मतलब जो संसद करेगा, हाँ, उसको कोई काट नहीं सकता। हाँ, यानी कि संसद को सारा कुछ करने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि जो संसद है उसमें प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कानून बना दिया गया, तो उस कानून को मतलब वो सही है गलत है, हाँ, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम रखा गया है हमारे संविधान में, इसका जिक्र है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है दोस्तों कि जो कानून बनाया गया है, जैसे संसद से जो कानून पास होता है वो हमारे संविधान के अनुरूप है कि संविधान को ठेस पहुंचाता है, हाँ, या संविधान के विपरीत है, तो उसका देख रेख करना किसका काम है? तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, मतलब कि जो कानून बनाया गया है उसको वो चेक कर सकता है कि हमारे देश के संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस पर वो रोक लगा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए पावर का डिसबैलेंस हो रहा है दोस्तों यहाँ, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ संसद के पावर को चैलेंज किया जा रहा है। हाँ, संसद का जो पावर है वो चैलेंज तो हो रहा है, क्योंकि अगर देखिए कि संसद कोई कानून बना दे और उसको सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर दे, हाँ, उसको डिस्क्वालीफाई कर दे या उस पर रोक लगा दे, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का पावर ज़्यादा हो गया संसद से भी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कानून बनाया गया है और वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तभी सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा सकती है, या बोल सकती है कि जितना मतलब उसमें कोई ऐसा टर्म आया होगा वो पूरे कानून को रद्द न करके उसमें कोई छोटा पार्ट को हटा दे कि यहाँ तक ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो जब संविधान का उल्लंघन वाला जो पार्ट है उतना ही कानून में से हटा दिया जाए, तो संसद को ये शक्ति प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ ग्रहण है वो कौन दिलाता है दोस्तों? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। इतना ये भी आपको हो गया। हाँ, कानून बनाने का अधिकार, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो वो संसद को प्राप्त है कानून बनाने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो वो संसद को है। मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो वो संसद हटा सकता है दोस्तों। हाँ, महाभियोग लगाकर संसद द्वारा मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा डाउट आपको क्लियर हो गया और कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, यहाँ देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मुग़ल बादशाह कौन था? ये बताना है कि उस समय मुग़ल जो बादशाह था वो कौन था। तो देखिए
जहांदर शाह था कि औरंगजेब था कि बहादुर शाह प्रथम था कि बहादुर शाह जफर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर, या इनको बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, हाँ दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर लगा के आइएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछ देता है कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय में, तो ये आपको बताना है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का नया नाम क्या रख दिया गया, उस समय नया नाम क्या, फिर गवर्नर जनरल को बदल के क्या रखा गया, वो बताना है आपको। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है ये मैं बता दूंगा आपको कि क्यों पूछता है। बहादुर शाह प्रथम जो जफर थे उनकी पत्नी से कुछ मैं डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। बहादुर शाह जफर को किस जेल में रखा गया था, ये बताना है आपको। हाँ, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बताना है, जगह जो है वो कहाँ से हुई थी। 1857 की क्रांति से पहले बड़े पैमाने पर कौन सा विद्रोह हुआ था उस समय, ये बताना है आपको। ये सारे क्वेश्चन 1857 की क्रांति से पूछता है। हाँ, बाकी सब तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि 1857 में क्रांति में कौन सा ये था, कौन सा सेनापति यहाँ पे इलाहाबाद में था या लखनऊ में था या बिहार में था, वो सारा क्वेश्चन हमको मालूम है कि आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। लेकिन मैं वो सब सारा क्वेश्चन न लेकर के ये सारा क्वेश्चन ला रहा हूँ कि ये सारा क्वेश्चन किसी भी चैनल पे आप लोगों को नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1857 की जो क्रांति हुआ था दोस्तों, हाँ उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था, लेकिन वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है दोस्तों। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जो 1857 की क्रांति हुआ था ये बड़े पैमाने पर हो गया था, पूरा ब्रिटेन हिल गया था इस क्रांति को देख करके। तो उसके बाद क्या किया गया कि पहले मालूम है आपको 1857 की क्रांति से पहले जो यहाँ पे शासन कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी। हाँ, जिस तरह से आज एक कंपनी है जैसे रिलायंस है, जियो है, ये सब कंपनी है, उसी टाइप का वो कंपनी थी, हाँ व्यापार करने वाली कंपनी। तो वो यहाँ पे शासन कर रही थी। लेकिन जब इतना बड़े पैमाने पे क्रांति हो गया दोस्तों, तो उसके बाद वहाँ का ब्रिटेन की जो सरकार थी, महारानी थी विक्टोरिया, उसने निर्णय लिया कि अब वहाँ पे कंपनी का शासन नहीं रहेगा, अब वहाँ पे शासन किया जाएगा यहाँ ब्रिटेन के गवर्नमेंट को द्वारा, ठीक है। ब्रिटेन का जो सरकार वहाँ पे चलती है, राजा का जो शासन चल रहा था महारानी विक्टोरिया का, वो शासन अपने हाथ में ले ली। तो जैसे ही शासन ले ली तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल काम करते थे कंपनी में, उनका नाम बदल दिया गया और वहाँ पे वायसराय कर दिया गया। वायसराय का मतलब होता है दोस्तों कि रानी का प्रतिनिधि, जो महारानी विक्टोरिया थी उनके प्रतिनिधि को वायसराय कहा जाता था। तो इसीलिए वहाँ पे टर्म चेंज कर दिया गया और फिर से लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ देता है आप लोगों से, क्या पूछता है कि जो गवर्नर जनरल थे वो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, हाँ अंतिम, तो वो पूछ देगा तो वो कैनिंग हो जाएगा। और पूछेगा कि प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय भी कैनिंग हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, उसी को चेंज करके फिर से वायसराय बना दिया गया। तो इसी तरह तो घुमा करके क्वेश्चन पूछता है, ऐसे में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर पूछेगा कि प्रथम वायसराय कौन था तो वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ही होगा, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उस समय पूछता है कि जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री था, तो प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन, उसका नाम था पाल्मस्टन। हाँ, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम जीतन महल था, जीतन महल। अच्छा, जीतन महल का नाम क्यों पूछते हैं दोस्तों, जानते हैं? क्योंकि जो जीतन महल थी, कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर का जो खुफिया जानकारी थी वो अंग्रेज़ों तक ये जीतन महल पहुंचा रही थी। 1857 की क्रांति में ये मुखबरी की थी। जीतन महल जो थी ये इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों को दे दी थी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पूछते रहता है। तो उनका नाम था जीतन महल,
ठीक है। गुप्त जानकारियाँ जो थी जीतन महल को मालूम था, वो अंग्रेज़ों को बता दी थी, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र का सेनापति कौन था? तो ये बख्त खां थे। ये बहुत ही बहादुर व्यक्ति था दोस्तों। ये बख्त खां उस समय दिल्ली का पूछ सकता है कि दिल्ली का सेनापति कौन था, तो बख्त खां। या बहादुर शाह जफ़र का सेनापति पूछ सकता है तो कौन था? बख्त खां। ये क्वेश्चन को किसी तरह घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो किसी तरह से भी पूछे आप लोगों को जवाब मालूम होना चाहिए, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ रखा गया था? देखिए, जैसे ही बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, इसको रंगून भेज दिया गया। जानते हैं रंगून कहाँ पे है? और जो रंगून है वो रंगून जो है वो बर्मा में पड़ता है। अभी बर्मा जानते हैं दोस्तों कहाँ पे है? ये जो म्यांमार है दोस्तों, ये म्यांमार भेज दिया गया था। अभी म्यांमार आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, ठीक है। तो वहीं पे इनको भेज दिया गया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था। ये कितने दोस्त हैं यहाँ पे आंसर लगा के आ जाते हैं? बैरकपुर, क्योंकि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, तो वहीं से वो लोग लगा के आ जाते हैं कि मेरठ से, बैरकपुर से हुआ था। तो बैरकपुर गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, न कि बैरकपुर से, ठीक है। 1857 की क्रांति की जाँच के लिए देखिए ये पील कमीशन जो है ये गठित किया गया था जांच के लिए कि ये क्यों कैसे घटित हो गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, 1857 की क्रांति जो हुआ था तो उसके जस्ट पहले देखिए 1855 में एक विद्रोह हुआ था, बहुत ही बड़ा विद्रोह था ये भी, संथाल विद्रोह इसका नाम था। सिद्धू कानू भैरव का चांद, ये 4 भाई थे, इन्होंने संथाल विद्रोह किया था दोस्तों। तो इस विद्रोह का भी नाम आता है। पूछता है कि 1857 की क्रांति से पहले जस्ट पहले कौन सा बड़ा विद्रोह हुआ था, तो वो संथाल विद्रोह का पूछना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है। तो संथाल विद्रोह वहाँ पे आंसर लगा के आइएगा। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन चला गया था, कंपनी से हटा करके कहाँ पे चला गया था दोस्तों? ये क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन जो है, महारानी विक्टोरिया थी उस टाइम में, हाँ, उनके हाथों में चला गया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए, राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था? ये सती प्रथा के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सती प्रथा आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा वो था दोस्तों कि जैसे अगर कोई पुरुष मर जाता था दोस्तों, हाँ, तो उसकी पत्नी जो थी उसी के चिता पर, शमशान जाती थी वो भी, और उसके चिता पर वो भी मतलब जल जाती थी, उसको भी जल जाती थी या जलाया जाता था, हाँ, मतलब जिंदे जलाया जाता था दोस्तों। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। सोचिए हमारे धर्म में ऐसा भी प्रथा था। तो सती प्रथा बहुत दिनों से चला आ रहा था दोस्तों। तो इसमें क्या था कि जब उनके हस्बैंड डेथ कर जाते थे तो उनके चिता पर उनके पत्नी को भी जला दिया जाता था, या वो खुद से जल जाती थी, हाँ, स्वेच्छा से भी करती थी तो ठीक है, नहीं तो उनको ज़बरदस्ती भी जलाया जाता था। तो ये इसी को सती प्रथा कहा जाता है दोस्तों। तो इसको किसने, राजा राम मोहन राय ने इसको हटाया था दोस्तों? किसके सहयोग से हटाया था? तो उस समय जो ये थे यहाँ पे गवर्नर जनरल थे दोस्तों, तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग। इन्होंने कानून बना करके इस पे रोक लगाया था, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा फैक्ट्स जान लीजिएगा ना, तो ये कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राजा राम मोहन राय जो थे वो बंगाल के रहने वाले थे, आप लोगों को मालूम होगा। तो वो बंगाल से उन दिनों बाहर थे, और उसी समय एक घटना हुआ। क्या घटना हुआ था कि उनके बड़े भाई की जो पत्नी थी, बड़े भाई जो थे वो डेथ कर गए दोस्तों। बड़े भाई जो थे उनके, राजा राम मोहन राय के, वो मर गए। तो मरने के बाद उनकी जो भाभी थी तो उनको भी सती होना था, हाँ। तो उस समय तो जो राजा राम मोहन राय थे वो बंगाल में नहीं थे, वो बाहर थे, हाँ। तो उनके भाभी को उनके चिता पर जला दिया गया, मतलब उनको जिंदा जला दिया गया दोस्तों, तो वो सती हो गई। जब राजा राम मोहन राय लौट करके बंगाल आए दोस्तों, हाँ, तो उनको जब ये सूचना मिला कि ऐसा ऐसा हो गया, तो बहुत ही अफसोस खा रहे थे कि अरे कैसा प्रथा है कि मतलब मेरा भाई तो चला ही गया, लेकिन उसके साथ मतलब मेरी प्यारी भाभी थी जो, वो भी चली गई। तो उससे वो बड़े आहत हुए थे दोस्तों,
बहुत उनको आघात पहुंचा था ये जान करके सुन करके कि मतलब भाई तो गया ही गया, मतलब मेरी भाभी भी चली गई। हाँ, तो उसी समय से वो ठान लिए थे दोस्तों कि इस सती प्रथा को हम ख़त्म करके रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब ये इतना सारा फैक्ट्स जानने के बाद में हाँ आप लोग भूलिएगा नहीं। तो उन्होंने सती प्रथा पर बैन लगवाया था किसके सहयोग से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसको कह करके उन्होंने पूरे ये में बंद कर दिया गया, इसको समाप्त किया गया सती प्रथा को। तो और सारा क्वेश्चन क्या क्या बनता है इस टॉपिक से ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में पूछ देता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए बंगाल के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हाँ, यही वाला कहानी वहाँ भी शूट करेगा दोस्तों। कहाँ पर, जो अभी आप लोगों को बताया कि वायसराय और गवर्नर जनरल जो थे वहाँ पे चेंज किया गया था, वही स्थिति यहाँ भी है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। डेट पूछता है। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा, एक टर्म और आया ठगी प्रथा। इसके देखिए सती प्रथा, ठगी प्रथा, इस दोनों को बैन करवाया था किसने, ये राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से, कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो किसकी सहायता से पूछ देता है कि इसमें कौन सहयोग किए थे। हाँ, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो कब की थी ये भी ध्यान में रखना है आपको। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इनका मृत्यु जो है उसमें कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को मृत्यु इनका कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी का है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली, ये भी बताना है आपको। आखिर राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो की थी जरूर दोस्तों, लेकिन उनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ, उसका बागडोर किसने संभाला, तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के पहले पूछता है कि जैसे सती प्रथा पर तो राजा राम मोहन राय ने बैन करवा दिया था। ठीक है, लेकिन सती प्रथा पर इसके पहले क्या किसी ने रोक लगाने की कोशिश की थी या नहीं, ये भी जानना आप लोग को ज़रूरी है। अच्छा, एक और टर्म है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ये कब किया था उसका डेट पूछ देता है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला चीज़ बता दी आप लोगों को कि देखिए पहले एक टर्म आया था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहले जो बंगाल में गवर्नर जनरल थे कंपनी के, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी पहले नहीं, अंतिम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसी के समय में, बेंटिंक के समय में क्या किया गया था दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे देखिए, मान लो कि ये पूरा ब्रिटिश का यहाँ पर कब्जा था पूरे भारत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा था बंगाल। तो पहले कहा जाता था कि बंगाल के जो गवर्नर जो कंपनी था वहाँ पे बंगाल में गवर्नर जनरल का पद था। ठीक है, वो पूरे बंगाल पे शासन करता था। लेकिन अभी क्या किया गया कि इधर मद्रास भी था, हाँ इधर मुंबई भी था, तो सारे को मिला दिया गया और सारे को मिला करके एक वायसराय का पद लाया गया। ठीक है, ये तीनों को मिला करके एक वायसराय का पद लाया गया। हाँ सॉरी, वायसराय बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो वो अब कहा जाने लगा, उसका नाम चेंज कर दिया गया और कहा जाने लगा क्या कि अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल, ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया। तो विलियम बेंटिंक जो थे वो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल थे। लेकिन प्रथम अगर पूछ देगा कि प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर भी तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा, क्योंकि विलियम बेंटिंक के समय में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यही अभी मैंने वायसराय वाला बताया था, तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है और इससे एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो ये डेट पूछता है वो 1829 में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा, देखिए मैंने आपको बताया था कि ठगी प्रथा को इसने बैन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही, और इनमें किसने सहयोग किया था, राजा राम मोहन राय ने ही। हाँ, लेकिन उसमें उस समय एक कर्नल थे, कर्नल सलीमन।
कर्नल सलीमन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ठगी प्रथा था ये किधर प्रचलित था दोस्तों, ये बंगाल के तरफ में नहीं था। जैसे देखिए आजकल जो यूपी का जो बुंदेलखंड इलाका है दोस्तों, बुंदेलखंड वाला इलाका जो है उधर में ठगी प्रथा बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा था, बहुत ठग हो गए थे उधर में। तो उसको समाप्त करने के लिए वहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसको भेजा था, तो कर्नल सलीमन को। ये कौन थे, कर्नल सलीमन। हाँ, सलीमन को वहाँ पे भेजा था और इसने वहाँ पे ऐसे ऐसे नियम लगाए कि सारे ठगों को इन्होंने अंदर कर दिया, गिरफ्तार कर लिया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है कि ठगी प्रथा को समाप्त करने में किसका सहयोग लिया था विलियम बेंटिंक ने, तो लॉर्ड कर्नल सलीमन का सहयोग लिया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। देखिए कलकत्ता में, अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। ये राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से किया था, तो ये डेविड हेयर एक अंग्रेज अधिकारी था, इसके सहयोग से इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे किया था, तो ये कोलकाता में किया था, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, मैंने बताया आपको कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1828 में, यानी कि सती प्रथा को 1829 में बैन किया गया था, लेकिन उसके जस्ट एक साल पहले ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी जानते हैं दोस्तों, ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन जानते हैं क्यों पूछता है, क्योंकि देखिए राजा राम मोहन राय उस समय में जब सती प्रथा वगैरह चल रहा था, इतना मतलब प्रथा जो भारत में चल रहा था, तो उस समय जो थे वो भारत के लोग जो थे, या भारत के ऐसा धर्म में कहिए कि धर्म में इसको खराब माना जाता था जब कोई लोग विदेश में जाता था। विदेश में मान लीजिए कोई पानी वाले जहाज़ से समुद्र के रास्ते जाते थे, तो उस टाइम में लोग बोलते थे कि समुद्र लांघना हमारे धर्म के खिलाफ है। हाँ, समुद्र पार नहीं कर सकते, ये मतलब ऐसा अशुभ माना जाता था, कोई भी समुद्र में पार नहीं करता था। तो राजा राम पहले व्यक्ति थे जो कि समुद्र के रास्ते ब्रिटेन गए थे। हाँ, तो ब्रिटेन जब ये गए दोस्तों, तो इनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को फैक्ट क्लियर हो गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज जो इन्होंने बनाया था, तो ब्रह्म समाज की जो बागडोर था वो किसने संभाला दोस्तों, तो उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर जानते हैं कौन थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोग तो जानते ही होंगे, उनके पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और इनके पिताजी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है कि उन्होंने जो ब्रह्म समाज का जो बागडोर था उन्होंने संभाला था। ठीक है, बाद में इसमें जाकर के केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन उसमें डाला था और वो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या राजा राम मोहन राय के पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किसी ने कोशिश की थी, तो हाँ, मुगलों ने की थी दोस्तों। मुगलों तथा मराठा पेशवाओं ने की थी। मुगलों में अगर नाम आता है तो देखिए अकबर का नाम आता है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के बुक में अभी देखा है दोस्तों कि जो मुग़ल थे, मुग़ल में जो अकबर था, तो अकबर के पहले हुमायूं ने भी कोशिश किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। हाँ, और अकबर ने बहुत ही ज़ोरों शोर से इस पे मतलब कोशिश किया था, लेकिन बहुत हद तक उसने कंट्रोल तो किया था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाया उससे। ठीक है दोस्तों, हाँ, और एक क्वेश्चन पूछता है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी, तो ये 1815 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों से बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं एक ज़रूरी सूचना देने वाला हूं, तो देखिए ये आज का पेपर का कटिंग है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा जून में संभावित है। ये जून में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है टीचर वाला दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 7 जून से लेकर के 15 जून तक का इसमें संभावना है, इसको मतलब ट्राई 3 का एग्ज़ाम होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अभी से ज़ोर शोर से लग जाइए, ताकि आप लोग इसको परीक्षा में अगली बार उत्तीर्ण होकर आइएगा दोस्तों। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। तो आप लोगों का डेट जो है वो आ गया है, तो इसमें तैयारी में आप लोग लग जाइए।
तो देखिए अभी और एक ये तो जान लिया आप लोगों ने, लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। ये आज के पेपर का कटिंग है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि क्यूएस रिपोर्ट जो है, क्यूएस रिपोर्ट 2024 अभी आया हुआ है फ़िलहाल में, तो उसके अनुसार विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रकाशित किया गया है। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए अभी का ये आज का न्यूज़ है और एग्ज़ाम आपको 2 महीने बाद होने वाले हैं लगभग। हाँ, तो उस समय क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यूएस जो रिपोर्ट है उसमें विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ जो विद्यालय रहा है वो कौन सा रहा है। तो देखिए आज का कटिंग में है कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि जेएनयू आप लोग जानते हैं कि जेएनयू कहाँ पर है। जेएनयू ये दिल्ली में है, जेएनयू, ठीक है। जेएनयू कहाँ पे है दोस्तों, तो ये दिल्ली में है। हाँ, तो यही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी इसमें इस रिपोर्ट के हिसाब से आया है, ठीक है। अगर पूछेगा कि विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों, तो प्रथम स्थान पे हो वो ससेक्स विश्वविद्यालय है। ये ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है दोस्तों, तो ये प्रथम स्थान पे है। और पहले ये प्रथम स्थान पे आता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये ऑक्सफोर्ड का स्थान अभी सक्सेस ने ले लिया है और ऑक्सफोर्ड का स्थान जो है वो सेकेंड स्थान हो गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आज का पेपर का ये है। और इस तरह से मैं डेली आप लोग को क्या करूँगा कि करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन है मैं डेली लेकर के आते रहूँगा आपको इसी के साथ में, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू दोस्तों।